सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास के बायोटिक प्लस नॉन बायोटिक फैक्टर्स जो भी हमारी लाइफ को, हमारे एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं इन्वायरमेंट। अब इसी तरह हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर वो फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं एक और वर्ड ऐड कर दूं, ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसके अंदर बात करी जाती है कि वो फैक्टर्स जो कि आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो बिजनेस है उसको इफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस को ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल फैक्टर जो कि डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस उनको डायरेक्टली कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये तो होते हैं इंटरनल फैक्टर। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो कि डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन से ना तो जुड़े होते हैं और ना ही ऑर्गेनाइजेशंस उनको कंट्रोल कर सकता है, बट वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों के फैक्टर्स को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो इंटरनल में जैसे आप देखते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, आपका लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ है, आपका स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशंस का, आपके बिजनेस प्रोसेसेस क्या हैं, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह एक्सटर्नल के अंदर आपके सारे तरह के इन्वायरमेंट, लाइक आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस, ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। ये डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली आपके टोटल बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर के बारे में। तो कल्चर होता क्या बेसिकली, इसके अंदर हम बात करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी को हम एक बेस बनाकर ही अपने ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ को करते हैं और ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, हमारी डिसीजन मेकिंग को, किस तरह हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कल्चर होता है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके बिहेवियर के लिए, उसकी वर्किंग कंडीशंस के लिए। तो सबसे पहला इंटरनल फैक्टर क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपके फेवर में है, एम्प्लॉयज़ को पसंद है, वो मतलब उनके फेवर में है, अच्छा है आपका, जहाँ पर स्ट्रेस फ्री रहकर काम कर सकते हैं, आप इनोवेशन की बात करते हैं, आप लीडरशिप की बात करते हैं, आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो वो तो आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका आपके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी तरह की लीडरशिप स्टाइल को या आपके मैनेजमेंट स्टाइल को आप फॉलो अप करते हैं। कि जिस तरह की आपकी लीडरशिप स्टाइल होगी उसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, आपकी स्ट्रेटजीज बनेंगे और उसी तरह कहीं ना कहीं आप परफॉर्म करोगे। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं एलोन मस्क का, क्योंकि आप सभी को पता है कि एलोन मस्क जो है उसने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस, कह सकते हैं आप वेल्थ। तो उसके क्या है, एम्बिशन बहुत सारे हैं, बहुत बड़े एम्बिशन उस बंदे के। वो ये नहीं करता कि हाँ मैंने एक अचीव कर लिया टारगेट पॉइंट तो मैं वहां रुक जाऊं, वो हरदम कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना चाहता है। उसी की वजह से आज अगर आप देख पाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली उसी की है, क्योंकि जो उसकी कार्स हैं टेस्ला ब्रांड की, वो आज भी कोई भी ब्रांड उनको compete नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं उसकी लीडरशिप ऐसी है कि हाँ वो फोकस करते हैं, सेटिंग बनाते हैं कि किस तरह आपको एक और अच्छे गोल को अचीव करना है, किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये भी आपका इंटरनल फैक्टर है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जैसी आपकी लीडरशिप स्ट्रेटजी होगी, लीडरशिप स्टाइल होगा, उसी की तरह का आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में आप काम करोगे। नेक्स्ट है रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अब आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अब देखो कोई भी फर्म है उसको चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल कितनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके की है आपके पास, और आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप इजीली अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास यही सब नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ना तो आप डिज़ाइनिंग कर पाओगे, ना इनोवेशन कर पाओगे, ना नए सेगमेंट में एक्सपेंड कर पाओगे खुद को, ना अच्छे प्रोडक्ट बना पाओगे। मतलब आप कहीं ना कहीं
पीछे हो जाओगे मार्केट के शेयर के हिसाब से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज और क्या कैपेबिलिटीज है आपके पास प्रोडक्शन की। तो ये भी कह सकते हैं की फैक्टर है आपके ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट का। फोर्थ आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीका का है। द स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसे आपकी हायरार्की होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपके डिसीजन मेकिंग को, कम्युनिकेशन फ्लो को, एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस, कि मार्केट में अगर चेंज हो रहे हैं तो क्या एबिलिटी है आपकी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने की। इन सभी को कौन इफेक्ट करता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर ये कोई कंपनी है, ठीक है, 1 2 3 लेवल। अब अगर यहाँ कोई चेंज, यहाँ पर ये कह सकते हैं 4 डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये हमारा अलग लेवल है, ये अलग है और ये अलग। अब अगर कईयों का होता है कम्युनिकेशन सिस्टम कि अगर आपको अपने पैरेलल भी बात करनी तो आप नहीं कर सकते, पहले आपको अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद परमिशन के बाद ही आप अपने पैरेलल लाइन में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा। और कईयों में क्या सिस्टम होता है कि आप डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के अपने पैरेलल में किसी से भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा, आप इजीली रिस्पॉन्ड कर पाओगे मार्केट चेंज के हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस प्रोसेसेस। आपका जो बिजनेस है किस तरीके की आप प्रोसेस का यूज करते हैं, आप डिलीवरी में क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, मतलब कितने ऑप्टिमाइज तरीके से आप इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में अपने काम को करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस प्रोसेस है, आप हो सकता है टोटल मशीनरी के ऊपर डिपेंड है, आप लेबर के ऊपर डिपेंड है, आप A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब आपका जैसा प्रोसेस है वो इफेक्ट करेगा आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को। अब इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब वो फैक्टर्स जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका फैक्टर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम बात करते हैं पैसों के बारे में, बेसिकली कि जिस भी कंट्री में हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है उस करेंसी का, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लोगों की सैलरी कितनी है, वहाँ के कस्टमर्स अपने ऊपर कितना एक्सपेंड करते हैं, कितनी सेविंग करते हैं, उस कंट्री में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी होएगी, कितने प्रॉफिट को हम वहाँ से अर्न कर पाएंगे। मतलब ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपके बिजनेस मॉडल्स को। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कस्टमर स्पेंडिंग कैन इम्पैक्ट आवर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये सारे आ जाते हैं आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पर आप बात करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस की, मतलब पैसों की। इसके बाद बात आती है आपकी पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज, regulations and stability in different countries can significantly affect business operations। जैसे इस टाइम पे आप करंटली बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा नेशन है जहाँ की गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, आप एग्जांपल पाकिस्तान का ले सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट इस टाइम पे स्टेबल नहीं है, डेली वहाँ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपने हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, 2 दिन बाद ही वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स बदल गए, पॉलिसीज बदल गई, वहाँ की गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं जो नई गवर्नमेंट आएंगी, नई पॉलिसीज आएंगी, जरूरी नहीं कि वो हरदम आपके फेवर में हो, वहाँ पर हो सकता है आपके लिए एक नए टैरिफ को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। अब इसके बाद आता है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब सोशल में क्या आता है, सोशल में हम बात करते हैं कि उस कंट्री के कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं, कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है अक्रॉस कंट्रीज। अब आप देखो मैकडी का एग्जांपल ले सकते हैं। मैकडी इस टाइम पे ओवरऑल वर्ल्ड इसकी प्रेजेंस अवेलेबल है, लेकिन जिस भी कंट्री में जाता है ये अपने प्रोडक्ट्स की, अपने जो बर्गर्स की स्टफिंग होता है, उस कंट्री के लोकल टेस्ट के हिसाब से, वहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से उसकी फिलिंग करता है। एक जगह जहाँ पर इसने अपने एक प्रोडक्ट को, मतलब बर्गर को स्टैंडर्ड कर दिया है, लेकिन उसकी फिलिंग कहीं ना कहीं ये हर कंट्री के सोशल और कल्चरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर ही उसको डेवलप करता है। अगर ये काम ना करता तो कहीं ना कहीं इसके जो प्रोडक्ट है ओवरऑल वर्ल्ड उसकी डिमांड नहीं होती। लेकिन ये जाता है हर कंट्रीज में, देखते हैं कि वहाँ की डिमांड क्या है, वहाँ के कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं,
उनके लोकल टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उनके हिसाब से ही फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है और फिर उनके हिसाब से अपनी स्टफिंग को कर कर वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर डिलीवर करता है। तो वहाँ का किसी भी कंट्री का सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल क्या है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉम्पिटिशंस। Companies like Amazon have capitalized on e-commerce and cloud computing technologies, transform their business models and expand globally. अब जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, ये भी आपके ग्लोबल बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले के टाइम पे आप मोबाइल कैसे परचेज करते, आप जाते थे शॉप पर, देन वहाँ से विजिट किया करते। लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली हम ई कॉमर्स जितनी भी साइट्स हैं वहाँ से मोबाइल्स को परचेज कर लेते हैं, या फिर मोबाइल्स की खुद की भी आज के टाइम पे वेबसाइट ऐप्स अवेलेबल हैं, हम डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इसने पुराने बिजनेस को टोटली इफेक्ट करा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में यही होता है कि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपके ऑपरेशंस को, आपके कॉम्पिटिशन्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, उनको हार्ड बनाते जा रहे हैं। और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी कंपनी के लिए कि मार्केट में कंटिन्यू सर्वाइव कर पाना। अब इसके बाद आता है आपका कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। सो द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ ग्लोबल मार्केट कैन बी इंटेंस। Rivalry among competitors include both domestic and international firms affect pricing, innovation and market share. अब जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, जो भी नेशनल का हम बात करते हैं कंपनीज हैं या इंटरनेशनल जो कंपनीज है, फर्म्स है, वो आपकी कंट्री में अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो प्राइसिंग, इनोवेशन, इनकी हेल्प से मार्केट शेयर को फ्लक्चुएट करती हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ आपके बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी किसी कंडीशन में मोनोपोली है तो वहाँ पर आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहीं पर बात करते हैं एयरलाइंस की। तो एयरलाइंस के अंदर आपके गवर्नमेंट प्लेयर्स भी हैं, आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी है। तो वहाँ पर कंपटीशन है, तो वहाँ पर प्राइस और हर कोई सोचता है क्या नया कर सके जिस तरह हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अगर आपकी मोनोपोली है तो वहाँ पर आप कुछ भी सेल करो, आपके प्रोडक्ट की सेल्स होएगी। कंपटीशन आज के टाइम पे धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट करता है आपके ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स। सो इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव लेड अ चेंज इन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड रेगुलेशंस। आज के कह सकते हैं 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई भी इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचता था, ना कोई सस्टेनेबिलिटी की बात क्या करता। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे हमारी कंडीशंस बदल रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट बदल रहे हैं, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी अब चेंज होती जा रही है। अब फोकस किया जाता है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स को खाया जाए, हमारे खाने के सामान ऐसे हों, अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो स्किन फ्रेंडली हो। मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अब फोकस होने लग गया है इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। अब अगर आप कोई ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपके बिजनेस को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ अब लोगों की जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे आ चुके हैं। अब उनके अंदर से जो उनके फेवर में होगा वही मार्केट में स्टे करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं हमारे आज के ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन। सो टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन होता क्या कि आप कोई एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए जिसने एंटायर मार्केट को एकदम से कह सकते हैं डिस्टर्ब कर दिया, मोस्टली शेयर खुद ही एक्वायर कर लिए, जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, जिसने मतलब कह सकते हैं पूरी पूरी मार्केट को चेंज कर दिया, एकदम से उसके सेगमेंट को ही बदल दिया। तो आज के टाइम पे हम कह सकते हैं ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो पुराने प्रोडक्ट को, उनकी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दे रही है एकदम से। जैसे आप बात करते हैं एआई। अब एआई जैसे ही आया इसने आपके बहुत सारे काम को, आपके देखा आज के टाइम पे आपको कंटेंट राइटर की अब नीड नहीं है, आपको इमेज जो क्रिएट करते थे उनकी नीड नहीं है, कहीं ना कहीं आपको जो ईमेल्स लिखा करते हैं आपके, उनकी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे आपके बिहाफ पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारे काम कर सकता है जो कि आपके असिस्टेंट किया करता। तो क्या करता है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन होती है वो एक नए मार्केट को तो क्रिएट करता ही करता है, लेकिन नए मार्केट को, नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के साथ ही साथ वो पुरानी मार्केट को ख़त्म भी कर देता है।
तो ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है या कह सकते हैं बहुत बड़ा फैक्टर है आपके ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क। अब इसके अंदर आप बात करें कि अब आप जब ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करते हैं, जब आप होम पे ट्रेड करते थे तो आपका सारा प्रोडक्शन एक ही कंट्री के अंदर हुआ करता, लेकिन जब आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर लेके गए, इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए, अब आपके प्रोडक्ट बन किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, असेंबलिंग किसी दूसरी कंट्री में हो रही है, फिर सेल्स कहीं और हो रही है, तो मतलब आपका जो ऑपरेशंस होता है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड होता है। लेकिन अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई पेंडेमिक आ गया, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया कंट्रीज के बीच में, तो वो डायरेक्टली डिसरप्ट कर देगा आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई चेन टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट का। सो ये पॉइंट्स थे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। इससे पहले हमने बात कर ली थी इंटरनल फैक्टर्स की। तो आई होप आपको सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।